गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ते ही इस महामारी की जांच तेज कर दी गई। राज्य में कोरोना की बढ़ती रफ्तार का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वहां रोजाना 1200 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद पूरे राज्य में कोरोना की जांच और तेज कर दी गई ताकि इसके बढ़ते खतरे को रोका जा सके। अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में जांच केंद्र के बाहर लोगों की कतार दिखाई दी। कोरोना का संक्रमण गुजरात में लगातार बढ़ रहा है। पूरे गुजरात में कल 1580 जितने मामले सामने आए। इसी तरह की तस्वीरें शहर के कई दूसरे इलाकों में भी देखने को मिली। अहमदाबाद के बाद गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सूरत से सामने आ रहे हैं, इसलिए वहां भी सख्ती बढ़ा दी गई। हालात का जायजा लेने के लिए नगर निगम की महापौर और कमिश्नर ने खुद कई जगहों का दौरा किया। वहां के बाजारों और शॉपिंग मॉल में कोरोना की जांच के लिए टीमें तैनात कर दी गई। लोगों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए जांच केंद्रों के बाहर जमीन पर निशान भी बनाए गए और इसके साथ ही राज्य के सभी अस्पतालों में कोरोना के नए वार्ड खोल दिए गए। इतना ही नहीं, अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या भी बढ़ा दी गई। लेकिन इस महामारी पर नेताओं के अजीबोगरीब बयान भी सामने आने लगे और बीजेपी के एक विधायक ने ऐसा ही एक बयान दे दिया जिस पर राज्य की सियासत गर्मा गई। भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ताओए मेहनत અને મજૂરી કરી છે, એક પણ કાર્યકર્તા આનાથી સંક્રમિત થયો નથી। इससे पहले बीजेपी नेता योगेश पटेल ने भी कोरोना के बढ़ते खतरे पर हैरान कर देने वाला बयान दिया था। हाल ही में महाशिवरात्रि के मौके पर वडोदरा में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई थी, लेकिन जब इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले बीजेपी नेता योगेश पटेल से सवाल पूछे गए तो उन्होंने विवादास्पद बयान दे दिया था। संक्रमण आटલું ફેલાશે તો જવાબદાર કોણ છે? जवाबदार भगवान से અમે કોઈને आमंत्रण આપતા નથી। इस कार्यक्रम में शामिल कई लोग बिना मास्क के नजर आए थे। यही नहीं, लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम की भी पूरी तरह अनदेखी की थी। उधर गुजरात के ही सूरत में कई जिम मालिकों ने नगर निगम के नए आदेश के विरोध में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सूरत नगर निगम ने कोरोना वायरस की वजह से एक बार फिर वहां के सभी जिम को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया, जिसके बाद हजारों जिम के मालिक सड़क पर उतर आए और सूरत नगर निगम के दफ्तर के बाहर तरह तरह की कसरत करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। कोई डंबल से कसरत करता दिखा तो किसी ने सड़क पर ही उठक बैठक लगानी शुरू कर दी। इन प्रदर्शनकारियों ने सूरत नगर निगम के आदेश पर नाराजगी जताई और दावा किया कि इससे उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। एक तरफ जहां गुजरात में सख्ती और प्रदर्शन चल रहा है तो वहीं मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुंबई नगर निगम बीएमसी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। कोरोना के खिलाफ अपनी मुहिम के साथ ही बीएमसी ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गोवा में भी इस महामारी का खतरा बढ़ा है। और यही वजह रही कि बीएमसी ने इसकी जांच के लिए रेलवे स्टेशनों पर टीमें तैनात कर दी ताकि कोरोना के खतरे को फैलने से रोका जा सके। मुंबई के बोरीवली, बांद्रा, दादर और मुंबई सेंट्रल समेत भीड़ भाड़ वाले सभी स्टेशनों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू कर दिए गए। इस जांच में नेगेटिव पाए जाने के बाद ही यात्रियों को स्टेशन से घर जाने की इजाजत दी जाएगी। एंटीजन टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है ताकि अगर वो कोरोना पॉजिटिव या कोरोना के लक्षण उसमें दिखे तो तुरंत उसे क्वारंटाइन सेंटर यहाँ से ले जाया सके। इस अभियान में बीएमसी के साथ रेलवे भी शामिल है। सभी स्टेशनों पर रोजाना करीब 10,000 यात्रियों की कोरोना जांच का लक्ष्य रखा गया है। लंबी दूरियों की जो यात्री हैं उनकी जो है म्यूनिसिपैलिटीज के साथ मिलके हम टेस्टिंग कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 3,700 से भी ज्यादा मरीज सामने आए, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी। यही वजह है कि मुंबई में रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई। वहां मॉल में एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी कर दिया गया, जिसके लिए लोगों को ही 250 रुपए देने होंगे। मुंबई में रोजाना कोरोना के हजारों मरीज सामने आ रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका ने कमर कस ली और मॉल के बाहर लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके लिए हर शख्स से 250 रुपए भी लिए जा रहे हैं। अभी मैं मुंबई के एक मॉल के बाहर मौजूद हूँ और जो भी इस मॉल के अंदर जाना चाहता है पहले उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। वहाँ ये नियम बना दिया गया कि मॉल में एंट्री लेनी है तो कोरोना का टेस्ट कराना होगा, जिसके लिए मॉल के बाहर बीएमसी की टीम तैनात कर दी गई, जिसने लोगों का सैंपल लिया। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट जल्द ही आ जाती है, इसलिए जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई वो अंदर चले गए। यही नहीं, लोगों ने मुंबई महानगर पालिका के इस कदम को सराहा और उसका साथ दिया। इसमें फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि लोग जितना जागरूक होंगे उतना दिखाएंगे अपने को, उतना कि हम लोग वो सुरक्षित रख सकते हैं अपने को। मुंबई में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मॉल के अलावा भीड़ भाड़ वाली दूसरी जगहों पर भी नजर रखी जा रही है, खासकर रेलवे स्टेशन पर, जहां यात्रियों का टेस्ट किया जा रहा है।
सौभाग्य की एक बात है कि हम लोगों ने लौटती दिख रही महामारी को खुद वापस बुला लिया और अब भी दिमाग में उल्टे सीधे फितूर भरने से बाज नहीं आ रहा। सिर्फ मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर ही हम कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। ऐसा सोचना ही पागलपन है कि मेहनत मजदूरी करने वालों को कोरोना नहीं होगा। ईश्वर अल्लाह के भरोसे रहकर अगर हम इस महामारी से बच सकते तो दुनिया भर में धर्मस्थलों को बंद करने की नौबत ही क्यों आती। और हाँ, हमें जो लोग सूरमा बने घूम रहे हैं कि एक साल में महामारी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा तो अब क्या बिगाड़ लेगी, उनको याद दिलाना जरूरी है कि जो लोग अभी वायरस की चपेट में आ रहे हैं वो भी साल भर तक बचे ही थे। उनको भी अपनी या अपने आसपास के लोगों की मनमानी की कीमत चुकानी पड़ रही। कोरोना की वजह से ट्रेनों की कमी की मार झेल रहे यात्रियों को अगले महीने से बड़ी राहत मिल सकती है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे ने 10 अप्रैल से अपनी 90 से 95% पुरानी ट्रेनों को फिर से चलाने की मंशा जाहिर की। इस सिलसिले में रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को ट्रेनों को दोबारा पटरी पर लाने की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही यह हिदायत भी दी गई कि यात्री ट्रेनों के चलने से मालगाड़ियों पर कोई असर न पड़े। जिन ट्रेनों को 10 अप्रैल से दोबारा चलाया जाएगा उनमें मेल और एक्सप्रेस समेत पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। इन सभी ट्रेनों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। कोरोना के व्यवहार से एक बार फिर से ये आशंका खड़ी हो गई है कि जिस तरह से बीमारी का दायरा बढ़ रहा है, क्या रेलवे अपनी मंशा को पूरी कर पाएगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में करीब 2 महीने बाद फिर रुक रुक कर बर्फबारी शुरू हो गई। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने अटल टनल और रोहतांग पास को बंद कर दिया, क्योंकि बर्फ गिरने की वजह से वहां सड़कों पर फिसलन की समस्या खड़ी हो गई। वहां सड़कें, पेड़ पौधे, गाड़ियों की छत, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां और मकानों की छत, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढका दिखा। मनाली घूमने पहुंचे कई लोगों ने बर्फ के गोले बना बनाकर एक दूसरे पर फेंके और बदले मौसम का लुत्फ उठाया। मौसम के करवट लेते यहाँ पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। किस तरह पर्यटक जो है यहाँ पर बर्फ के बीच और जमकर बर्फ का लुत्फ ले रहा है। अचानक बर्फ गिरने से वहां पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। बहुत ही मजा आ रहा है। वी आर एंजॉयिंग ए लॉट, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने ऐसा लाइव वीडियो स्नोफॉल देखा है। कुछ पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच उसी बर्फ से स्नोमैन भी बनाया। उधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल गया, जिसकी कुछ तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर से भी सामने आई, जहां तेज हवाओं और धूल ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। एक रात पहले दस्तक दे चुके इस तूफान की वजह से आसमान में धूल दिखाई दी। काफी देर तक दिन में अंधेरा छाया रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि वहां आने वाले 2 दिनों में हल्की बारिश और तेज आंधी आ सकती। अजमेर में भी तेज हवाओं के साथ अचानक बारिश शुरू हो गई। हालात ऐसे बन गए कि दिन के वक्त लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। सौभाग्य की एक बात यह कि पिछले हफ्ते उत्तर और मध्य भारत में तापमान काफी बढ़ा हुआ था। उसी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, यूपी और राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी किया था। बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में 1-1.5 फीट तक बर्फ गिरी। उत्तराखंड में भी बर्फबारी हुई। अगले 24 घंटों में दिल्ली समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती। साइबर हमले की आशंका को देखते हुए परिवहन मंत्रालय ने ऑटो कंपनियों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को अलर्ट जारी किया। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को साइबर हमले के खतरे से जुड़ा एक अलर्ट मिला है और ये अलर्ट उसे साइबर सुरक्षा के मामलों को देखने वाली संस्था इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तरफ से दिया गया, जिसके बाद मंत्रालय ने NHAI समेत अपने सभी विभागों और संगठनों को अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा ऑटो कंपनियों को भी अलर्ट जारी किया गया। मंत्रालय ने इन सभी को अपनी साइबर सुरक्षा मजबूत करने और जिम्मेदार एजेंसियों से सुरक्षा की जांच कराने की भी हिदायत दी। बिहार के नक्सल प्रभावित जमुई जिले की लड़कियों ने अपनी फुटबॉल टीम तैयार कर ली और अब वो खेल में अपना दमखम दिखाने में जुटी। उन लड़कियों ने बताया कि बेहद पिछड़े इलाके से होने के बावजूद वो कड़ी मेहनत से अपने परिवार और इलाके का नाम रोशन करना चाहती हैं, जिसके लिए वो मैदान में अपना पसीना भी बहाती नजर आई। उम्र और अनुभव दोनों ही कम है, लेकिन मैदान पर उनका जोश किसी पेशेवर खिलाड़ी जैसा ही दिखा। हम लोग अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं और देश का नाम भी रोशन करना चाहते हैं। इनके कोच ने बताया कि उनका मकसद बस उन लड़कियों को आगे बढ़ाना है ताकि वो न सिर्फ खुद का अपना भविष्य बेहतर कर सकें, बल्कि अपने गांव कस्बे को भी नई पहचान दिला सकें। हम लोग अपने घर से पैसा लगा के लोग को खेलने का व्यवस्था दे रहे हैं। बिना मदद और संसाधन के इन लड़कियों को आगे बढ़ता देखकर इलाके के लोग भी अब उनकी हौसला अफजाई करने लगे। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि
कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया। उन्हें यह अवार्ड उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा में अदाकारी के लिए दिया गया। यह उनके करियर का चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इससे पहले उन्हें फैशन क्वीन तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। जबकि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म की कैटेगरी में चुना गया। इसी तरह मनोज वाजपेयी को भोसले, जबकि धनुष को उनकी तमिल फिल्म असुरन के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया। इसके अलावा सिनेमा पर लिखी गई सबसे अच्छी किताब का अवार्ड न्यूज 18 के संजय सूरी के नाम रहा। उनकी अ गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा किताब को बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड दिया गया। एवरीबडी थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इस फिल्म को सफल बनाया, और ये पुरस्कार आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। दुख तो कम होने वाला नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि कम से कम भारत सरकार उसको इतना तो दिया जिससे कि थोड़ा बहुत खुशी हो रही है। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद असम राइफल्स के जवानों ने भारत म्यांमार बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी। बताया गया कि तख्ता पलट के बाद म्यांमार से कई शरणार्थी मिजोरम पहुंच चुके हैं, जबकि वहां से बड़ी तादाद में लोगों की घुसपैठ की आशंका है। और इसी घुसपैठ को रोकने के लिए असम राइफल्स ने मिजोरम से लगने वाली म्यांमार की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी। घने जंगलों के बीच जवानों की एक टुकड़ी ने घुसपैठ को रोकने का अभ्यास भी किया। अभ्यास के दौरान सभी जवान दबे पांव आगे बढ़े। इसके बाद कुछ जवानों ने गहरे पानी में मोर्चा संभाला, जबकि कुछ घने जंगलों में मुस्तैद हो गए। हर एक उस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं और ये लगातार इस तरीके की ड्रिल जो है जारी रहती है। अभी घुटनों घुटनों तक यहाँ पे पानी है। भारत और म्यांमार के बीच करीब 1600 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें करीब 500 किलोमीटर की सीमा मिजोरम से लगती है। इस पूरी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी असम राइफल्स के पास है। असम राइफल की सबसे ज़्यादा कोशिश है कि किसी को भी इलीगल तरीके से भारतीय सीमा में ना आने दिया जाए। घुसपैठ रोकने के अलावा असम राइफल्स के जवानों की नज़र इलाके में सक्रिय उग्रवादी संगठनों पर भी है। इसलिए मुश्किल हालात में भी असम राइफल्स के जवान उन इलाकों में मुस्तैद हैं। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद जवानों की चुनौती बढ़ चुकी है। बताया गया कि तख्ता पलट के बाद करीब 300 शरणार्थी म्यांमार से मिजोरम पहुंच चुके हैं, जिनमें 100 से ज्यादा वहां की पुलिस के ऐसे जवान और अधिकारी हैं जिन्हें तख्ता पलट का विरोध करने पर जान से मारने के आदेश दिए जा चुके हैं। भारत और म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से लगती है, जिनमें मिजोरम भी एक है। दोनों देशों के बीच 72 बॉर्डर पिलर हैं, जिनमें 30 बॉर्डर पिलर मिजोरम में है, जहां से घुसपैठ से सबसे ज्यादा आशंका बनी हुई है। और वहां असम राइफल्स के जवान हर चुनौती से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। सौ बात की एक बात है कि म्यांमार में तख्ता पलट के विरोध में वहां के लोगों के साथ ही सैकड़ों पुलिस वालों ने भी विद्रोह कर दिया। म्यांमार की सेना ऐसे लोगों की जान की दुश्मन बन गई है और जान बचाने के लिए वहां से बड़े पैमाने पर लोग भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भारत में शरणार्थी संकट गहराने की आशंका दिखी तो मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश समेत म्यांमार की करीब 1600 किलोमीटर लंबी सीमा सील कर दी गई। म्यांमार के शरणार्थियों के लिए मिजोरम सबसे पसंदीदा राज्य रहा है। इस बार भी म्यांमार से 200 से ज्यादा लोगों के मिजोरम में घुसने की खबर है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर मचे घमासान के बीच शरद पवार ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों पर सफाई दी। न्यूज 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि परमबीर सिंह ने चिट्ठी में दावा किया था कि फरवरी में सचिन वाजे की अनिल देशमुख के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद शरद पवार ने अनिल देशमुख का बचाव किया और दावा किया कि 5 से 15 फरवरी तक देशमुख और वाजे की मुलाकात हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इस दौरान अनिल देशमुख कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन पवार के दावों पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए और 15 फरवरी की अनिल देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर कर दिया, जबकि पवार ने परमबीर सिंह की चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल देशमुख का बचाव किया। From 5th February to 15th February, Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. लेकिन जैसे ही बीजेपी ने पवार के अनिल देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने वाली बात पर उंगली उठाई, वो खुद सामने आए और उन्होंने 15 फरवरी की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे की कहानी सुनाई। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया, वहीं कुर्सी में बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शराब तस्करी के आरोपी की प्रॉपर्टी पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। फरार चल रहे शराब तस्कर पर हत्या की कोशिश और लूट समेत 16 मामले दर्ज हैं।
इसके साथ ही जांच में उसका मकान भी अवैध पाया गया, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने उसके मकान को ढहा दिया। मशीन की मदद से मकान के हर हिस्से को पहले तोड़ा गया और फिर पूरा का पूरा ढांचा जमींदोज कर दिया गया। इस मकान को गिराने से पहले उसमें रखी सभी चीजें बाहर निकाल ली गई। इस दौरान आरोपी का परिवार और इलाके के लोग भी वहां मौजूद रहे। ये भी फरार है और गुंडा अभियान को आगे जारी रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की वजह से वहां कोई हंगामा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें लोगों को जागरूक करने के लिए अलग तरह की पहल की गई। न्यूज़ 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि नए दिशा निर्देशों के तहत एक हफ्ते तक राज्य के सभी शहरी इलाकों में 2 बार सायरन बजाया जाएगा। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे बजने वाले सायरन के जरिए लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा जिन जिलों में 20 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं, वहां शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की तादाद सीमित रखी गई, जबकि होली पर इस बार किसी भी तरह के जुलूस को निकालने पर भी रोक लगाई गई। और हर जिले के डीएम दफ्तर पर होने वाली जन सुनवाई पर भी 30 अप्रैल तक रोक लगा दी गई। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी भोपाल की सड़कों पर उतरे और उन्होंने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। वहां के एक बाजार में शिवराज सिंह चौहान ने कई ऐसे लोगों को खुद ही मास्क पहनाया जो बिना मास्क के घूम रहे थे। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने मास्क सही तरीके से नहीं पहना था, शिवराज सिंह चौहान ने उनका मास्क भी ठीक किया। वहां कई दुकानों के आगे से गुजरते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क पहनकर सुरक्षित रहने की अपील की। कुल मिला के जन जागरण है कि कोरोना से लड़ना है तो हमको ही सुरक्षित रहने के उपाय करने पड़ेंगे।